तक डेली टॉप 10 एमसीक्यू में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मामलों पर आधारित टॉप 10 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें। आप हमें कामयाबी तक टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। भारत की सबसे लंबी डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) ने मार्केट का एकलव्य एक्सप्रेस लॉन्च किया है। यह छात्रों के लिए एक ऑनलाइन निवेश जागरूकता कार्यक्रम है जो खालिस्तान विभिन्न भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन 1 6, ऑप्शन 2 8, ऑप्शन 3 10, ऑप्शन 4 12। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 2 8। अब इसका विश्लेषण जान लेते हैं हम। इसका विश्लेषण है, भारत की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) ने मार्केट का एकलव्य एक्सप्रेस लॉन्च किया है। यह छात्रों के लिए एक ऑनलाइन निवेश जागरूकता कार्यक्रम है जो हिंदी सहित 8 विभिन्न भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम युवाओं के निवेश के लिए एक शुरुआती मार्गदर्शन के रूप में कार्य करेगा। इसे 75 शहरों में लॉन्च किया जाएगा। यह कार्यक्रम 1 घंटे के लिए आयोजित किया जाएगा। मुख्य रूप से छात्रों के शब्दजाल 3IS, आय के प्रकार, मुद्रास्फीति और इसका प्रभाव, निवेश के प्रकार 3S, जल्दी शुरू करें, कंपाउंडिंग की शक्ति, व्यापक रूप से बंटाना, लंबे समय तक रहे। मार्केट का एकलव्य सरल, तल्लीन और व्यवहारिक कार्यक्रम है जिसे पहल सिद्धांतों के माध्यम से युवाओं को वित्तीय जागरूकता और अनुशासन से लैस करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय ने 19 मई को चेक बाउंस मामले के शीर्ष निपटान के लिए 5 राज्यों में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के साथ खालिस्तान विशेष अदालतों की गठन का निर्देश दिया है। तो ऑप्शन 1 25, ऑप्शन 2 28, ऑप्शन 3 30, ऑप्शन 4 32। इसका उत्तर है ऑप्शन 1 25। अब इसका विश्लेषण जान लेते हैं हम। उच्च न्यायालय ने 19 मई को चेक बाउंस के मामले में शीघ्र निपटान के लिए 5 राज्यों में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के साथ 25 विशेष अदालतों के गठन का निर्देश दिया है। बड़ी संख्या में लंबित मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं NV रमन्ना, 48वें नंबर के हैं। अगला प्रश्न, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम के माध्यम से की गई है। इसने 2022 में खालिस्तान वर्ष पूरे कर लिए हैं। ऑप्शन 1 20, ऑप्शन 2 25, ऑप्शन 3 30, ऑप्शन 4 35। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 2 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अब इसका विश्लेषण जान लेते हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के माध्यम से की गई थी। 2022 में इसके 25 साल पूरे कर लिए हैं। इस आयोजन के उपलक्ष्य में पीएम मोदी ने डाक टिकट जारी किया है। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री ने IIT मद्रास के नेतृत्व में कुल 8 संस्थानों द्वारा एक बहु संस्थान सहयोगी परियोजना 5G टेस्ट बेड का भी शुभारंभ किया है। ट्राई के अध्यक्ष हैं डॉक्टर PD बाघोला। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 की धारा 3 के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक नियामक निकाय है। यह भारत में दूरसंचार क्षेत्र का नियामक है। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बात करते हैं अगला प्रश्न, मई 2022 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति ने लगभग 660 करोड़ रुपए का अनुमानित लागत वाली खालिस्तान परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 7, ऑप्शन 3 9, ऑप्शन 4 11। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 4 11। अब इसका विश्लेषण जान लेते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति ने लगभग 660 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। महानिदेशक G अशोक कुमार की अध्यक्षता में 19 मई को 2022 को कार्यकारी समिति की 42वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था। इसके अलावा बद्रीनाथ में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की 2 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। इम्पोर्टेंट पॉइंट,
इसमें से एक परियोजना को नदी तटबंध का निर्माण, सैरगाह, सार्वजनिक सुविधाएं जैसे पेयजल सुविधा, सार्वजनिक शौचालय, बैठने की जगह, मंडप, गंगा नदी के किनारे घाट शामिल हैं। बैठक में उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के सेप्टेज प्रबंधन की 2 बड़ी परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2022 में भारत के दिवालियापन कानून के तहत पर्यटन का पुनर्जीवित करने वाला पहला भारतीय वाहक बनने के लिए तैयार है? ऑप्शन 1 जेट एयरवेज, ऑप्शन 2 इंडिगो, ऑप्शन 3 सिपाही जेट, ऑप्शन 4 विस्तारा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 1 जेट एयरवेज। अब हम इसका विश्लेषण जान लेते हैं। जेट एयरवेज सितंबर 2022 में भारत के दिवालियापन कानून के तहत परिचालन को पुनर्जीवित करने वाला पहला भारतीय वाहक बनने के लिए तैयार है। देश के विमानन नियामक डीजीसीए ने एयरलाइन को 2 वित्तीय संकट में जूझ रही थी और एक एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट एओसी दिया है। डीजीसीए के अधिकारियों के साथ एयरलाइंस ने 15 से 17 मई को सफलतापूर्वक 5 सिद्ध उड़ानें संचालित की थी। एडिशन इन्फॉर्मेशन। जेट एयरवेज लिमिटेड यह दिल्ली एनसीआर में स्थित एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है जिसका मुंबई में एक प्रशिक्षण और विकास केंद्र है। इसके संस्थापक है नरेश गोयल और यह 1 अप्रैल 1992 में मुंबई में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न। मुंबई 2022 में डॉक्टर, नर्सों और पैरामेडिकल के लिए राष्ट्रीय आपातकालीन जीवन समर्थ पाठ्यक्रम किसने शुरू किया है? ऑप्शन 1 भारती प्रवीण पवार ने, ऑप्शन 2 कपिल पाटिल ने, ऑप्शन 3 अश्विनी वैष्णव ने, ऑप्शन 4 धर्मेंद्र प्रधान ने। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 1 भारती प्रवीण पवार ने। अब इसका हम विश्लेषण जान लेते हैं। इसका विश्लेषण है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने 18 मई को डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल्स के लिए राष्ट्रीय आपातकालीन जीवन समर्थक पाठ्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में एनईएलएस पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे का विकास करना, डॉक्टर, नर्सों और पैरामेडिक्स को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षकों का एक स्ववर्ग बनाना शामिल है। अगला प्रश्न। केंद्र सरकार ने खालिस्तान की अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की है। ऑप्शन 1 सुरेश भाई कोटक, ऑप्शन 2 सिंधु गंगाधरन, ऑप्शन 3 अल्केश कुमार शर्मा, ऑप्शन 4 रजनीश शर्मा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 1 सुरेश भाई कोटक। अभी हम इसका विश्लेषण जान लेते हैं। इसका विश्लेषण है केंद्र सरकार ने सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद की गठन की घोषणा की है। इसमें भारतीय कपास निगम और कपास अनुसंधान संस्थान के साथ कपड़ा, कृषि, वाणिज्य और वित्त मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व होगा। प्रस्तावित परिषद की पहली बैठक 28 मई 2022 को निर्धारित की गई है। एडिशन इन्फॉर्मेशन। हाल ही में नियुक्तियां। एसएपी लैब्स इंडिया की वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एमडी सिद्धू गंगाधर और एसएपी यूजर इनवॉल्वमेंट की हेड को सीमेंस इंडिया बोर्ड के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अल्केश कुमार शर्मा 5 मई को 2022 को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इंडीफी टेक्नोलॉजीज ने भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को सलाहकार के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने 19 मई 2022 को आगरा में हुनर हाट के 41वें संस्करण का उद्घाटन किया है? ऑप्शन 1 मुख्तार अब्बास नकवी, ऑप्शन 2 अनुराग ठाकुर, ऑप्शन 3 राजनाथ सिंह, ऑप्शन 4 निर्मला सीतारमण। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 1 मुख्तार अब्बास नकवी। तो अब इसका विश्लेषण जान लेते हैं हम इसका। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 19 मई को आगरा में हुनर हाट के 41 संस्करण का उद्घाटन किया है। हुनर हाट कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक पाक विशेषज्ञों को बाजार में अवगत कराता है, रोजगार के अवसर प्रदान करता है। 12 दिवसीय हुनर हाट 32 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 800 से अधिक कारीगर और शिल्पकार भाग लेंगे। हुनर हाट के बारे में बात कर लेते हैं। हुनर हाट अल्पसंख्यक समुदायों के कारीगरों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादकों की एक प्रदर्शनी है। यह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा विकास के लिए पारंपरिक कला, शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन योजना के तहत आयोजित किए जाते हैं। देश
भर में आयोजित होने वाले 75 हुनर हाट अमृत महोत्सव का हिस्सा होंगे और भारत की आज़ादी के 75 साल पूर्ण होने को चिन्हित करेंगे। बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। मई 2022 में बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए सिंगल नेशनल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन 1 जितेंद्र सिंह, ऑप्शन 2 देवेंद्र सिंह राणा, ऑप्शन 3 मनसुख मंडारिया, ऑप्शन 4 हर्षवर्धन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 1 जितेंद्र सिंह ने। अब हम इसका विश्लेषण जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 21 मई को बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स के लिए सिंगल नेशनल पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल बायो रैप देश में जैविक अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए नियामक अनुमोदन प्राप्त करने वाली सभी लोगों को पूरा करेगा। यह हितधारकों को एक विशिष्ट बायो रैप आईडी के माध्यम से किसी भी विशेष एप्लीकेशन के लिए दी गई मंजूरी को देखने की भी अनुमति देगा। डीबीटी का एक अनूठा पोर्टल भारत में ईज ऑफ डूइंग साइंस, वैज्ञानिक अनुसंधान और स्टार्टअप की आसानी की दिशा में एक कदम के रूप में कार्य करेगा। वर्तमान में देश में 2700 से अधिक बायोटेक स्टार्टअप और 2500 से अधिक बायोटेक कंपनियां काम कर रही हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने एक संशोधित आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन 1 राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ऑप्शन 2 भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन 3 इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ऑप्शन 4 पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 1 राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। कम से कम 50 दोस्तों को शेयर तो ज़रूर ही कर दें।